हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12 के आज के लेक्चर में हम लास्ट एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम का। सारे एप्लीकेशंस में से बस एक ये एप्लीकेशन रह गया था और ये एप्लीकेशन थोड़ा सा, पूरा नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एप्लीकेशंस से। बाकी एप्लीकेशंस तो 99% सेम थे, बस एक डायग्राम का हर एक में फर्क होता था, लेकिन ये एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए लास्ट में करवाया जा रहा है। तो इस एप्लीकेशन के साथ ही आपके गॉस थ्योरम का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो आइए चलते हैं उस लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो ये आपके सामने पेश है इस चैप्टर का लास्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की हेडिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। बाकी एप्लीकेशंस की तरह ही हमें इस एप्लीकेशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड आउट करना है, लेकिन अब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग चार्ज बॉडीज की वजह से फाइंड आउट किया था, वायर की वजह से, हॉलो स्फेयर की वजह से, सॉलिड स्फेयर की वजह से। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब ये शीट मतलब कोई मेटल की प्लेट। छोटी क्लास में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि मेटल्स में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उनमें से दो प्रॉपर्टीज यहां पर याद दिलाना जरूरी है। एक तो मेलेबिलिटी और एक डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से, ये प्रॉपर्टी होने की वजह से मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स एंड दे कैन बी बीटन इन वेरी थिन शीट्स। कि मेटल को खींचकर उसको पतला करके बहुत लंबा वायर बनाया जा सकता है मेटल का, और उसको पीट पीट कर बहुत पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। बल्कि गोल्ड और सिल्वर की तो इतनी पतली शीट बनाई जाती हैं कि वो पेपर, कागज से भी पतली होती है। जैसे आप कागज को फाड़ सकते हो, टीयर अप कर सकते हो हाथ से, वैसे उनको वो छूते ही टूट जाएगी, इतना पतला। और ये जो स्वीट शॉप में आप जाओगे, स्वीट्स, मिठाइयां खरीदोगे, मिठाई के ऊपर वो जो सिल्वर कलर का फॉयल होता है, वो सिल्वर को पीट पीट कर ही उसको पतला शीट बनाया जाता है, उसी को फॉयल कहते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल में खाना वाना पैक करते हैं तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की पतली सी शीट होती है, तो वैसी एक पतली सी शीट, लेकिन उसका साइज इनफाइनाइट है। तो मैंने यहां पहले से ही दो डायग्राम बना के रखे हैं। ये डायग्राम हैंडमेड है और ये डायग्राम एक पिक्चर को अलग से बनाकर यहां पर लाया गया है। ये इसलिए कि असल में वो शीट कैसी दिखेगी मेटल की, उसको, उस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये वाला डायग्राम है। इसको मैं अगर फर्स्ट डायग्राम बोल रहा हूं, ये सेकेंड डायग्राम, दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि ये मैंने लाइंस से बनाया है, ये भी एक शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये असली में मेटेलिक इफेक्ट की एक शीट हमने ड्राइंग एक्सपर्ट से बनवाई है। तो अब दोनों ही एक ही चीज के डायग्राम है, बस आपको यहां दिखाते हैं कि इस मेटालिक शीट पर कैसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस शीट का साइज काफी बड़ा है, जिसे आप पूरी शीट को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे इनफाइनाइट शीट बोल दिया। और ऐसे ही हम अपनी ये कंप्यूटराइज्ड ड्रॉन शीट के ऊपर आपको दिखाते हैं। ये आपका चार्ज है, पॉजिटिव जरूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, बट लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए हम कहीं सिर्फ चार्ज अगर वर्ड यूज करते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव ही चार्ज को कंसीडर किया जाता है। स्पेशली मेंशन किया हो चार्ज तो अलग बात है, ये नेगेटिव है।
अब ये शीट इतनी थिन है, साइज इनफाइनाइट है लेकिन इतनी थिन है कि जब आप एक सरफेस पर चार्ज को स्प्रेड करते हो तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली उसमें से हाफ चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आपको दिया जाए कि अगर आप एक ब्राउन कलर के एनवलप में, लिफाफे में कुछ ऑयली चीज को अगर आप रख देते हो, समोसा वगैरह, तो उसका जो ऑयल है वो ऊज आउट होके, वो छोटे छोटे पोर्स से ऊज आउट होके यानी बाहर की तरफ आपको उस ऑयल का इंप्रेशन दिखने लगता है। उसको ऑयल के बाहर आ जाने को, पेपर के सरफेस के छोटे छोटे पोर्स से बाहर आने को ऊजिंग आउट कहा जाता है। तो ये ऐसे ही ये चार्ज भी एक तरफ स्प्रेड करने पर ऊज आउट होके दूसरी तरफ भी पहुंच जाता है। यानी अगर आपने इस सरफेस पर 100 कूलम चार्ज पूरे पर स्प्रेड किया तो 50 कूलम इधर रहेगा और 50 कूलम ऊज आउट होके दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। यानी इस शीट के दोनों तरफ चार्ज आ जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज जितना आपने दिया है उतना ही रहेगा। लेट अस सपोज आपने टोटल चार्ज Q दिया एक तरफ, तो उसमें से हाफ Q/2 दूसरी तरफ चला गया, Q/2 इस तरफ रह गया, लेकिन दोनों तरफ का मिलाकर चार्ज Q ही रहेगा। अब अगर इस शीट पर चार्ज है, तो ये हम अलग अलग दोनों ही डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो शीट के यहां पर एक पॉइंट अगर ले लें P, जो शीट से कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, वहां इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर बनेगी। ऐसी अगर हम इस डायग्राम को कंसीडर करें, दोनों एक ही शीट के दो डायग्राम्स हैं, बस मैंने बताया ये हैंडमेड है और ये प्रोफेशनली ड्रॉन है। तो ये अगर आप डायग्राम, क्योंकि आप ऐसा वाला डायग्राम तो एग्जाम में नहीं बनाओगे, इसलिए मैंने आपको ऐसा एक हैंडमेड भी साथ में दिखा दिया कि इस डायग्राम को आपको पेन से कॉपी पर कैसे बनाना है। तो आपने एक इस तरह का रेक्टेंगुलर शीट को रिप्रेजेंट किया और उस पर चार्ज स्प्रेड किया, वही टोटल चार्ज Q, और उसमें से हाफ यानी Q/2 एक तरफ और बचा हुआ Q/2 दूसरी तरफ। तो इस शीट में भी यहां पर एक पॉइंट ले लें इस शीट के सामने, तो वहां पर भी इस चार्ज की वजह से भी ये वही सेम टू सेम केस है। अब इस शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे एक साइड यहां पर, तो यहां पर भी, क्योंकि आधा चार्ज इधर आ गया, आधा चार्ज दूसरी तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालेंगे, वो यहां आएगी। तो अगर आप अपने हाथ में एक पेपर पकड़ लेते हो, तो पेपर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज पेपर के दोनों साइड, पेपर को आप मेटल की शीट मान लें, दोनों साइड चार्ज ऑटोमेटिकली पहुंच गया है। ऐसे अगर हम इस डायग्राम को देखें, तो जैसे इस वाले डायग्राम के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले डायग्राम के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें यूजिंग गॉस थ्योरम। और मैंने जैसा कि अभी बताया था कि ये एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये शीट इनफाइनाइट है और आप इस पूरी इनफाइनाइट शीट को किसी गॉसियन सरफेस में कंप्लीटली एनक्लोज नहीं कर पाओगे। आप इस पूरी शीट के चारों तरफ एक ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते जो इसको कंप्लीटली एनक्लोज भी कर ले, और वो सारी जो प्रॉपर्टीज बताई थी आपको गॉसियन सरफेस की, दो प्रॉपर्टी बताई थी कि गॉसियन सरफेस पर लाई करने वाला हर पॉइंट चार्ज से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए और उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। ये दो पॉइंट मैं हर बार एप्लीकेशन समझाते हुए, गॉसियन सरफेस बनाते हुए जरूर बताता हूं। ये पॉइंट अलग से भी पूछे जाते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो जब आप इस शीट के वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, तो आपको गॉस थ्योरम लगाने के लिए यू हैव टू एनक्लोज दिस एंटायर चार्ज inside a surface which is called Gaussian surface
बट प्रैक्टिकली इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज नॉट पॉसिबल। इस पर्टिकुलर केस में ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस पूरी शीट को एनक्लोज कर पाए, बिकॉज दिस द साइज ऑफ द शीट इज ऑलरेडी, इट इज सेड दैट द साइज इज इनफाइनाइट। और अगर आपने इसे एनक्लोज करने की कोशिश पूरी शीट को फिर भी करी तो ऐसा सरफेस बनेगा ही नहीं। आप बना के देख लो प्रैक्टिकली। इसलिए हम एक टेक्निकल इसमें वो करते हैं, मैन्युपुलेशन, हिंदी में जुगाड़बाजी करना कहते हैं, टेक्निकल मैन्युपुलेशन करते हैं। उस मैन्युपुलेशन करके या उस मैन्युपुलेशन को करने से हमारे दोनों काम पूरे हो जाएंगे। जो सेइंग है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आपका गॉसियन सरफेस भी बनेगा, उस सरफेस की वो जो प्रॉपर्टीज भी फुलफिल हो जाएंगी, और उस गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर दोगे। तो अभी मैंने ये जो दो डायग्राम दिखाए हैं, ये इसलिए दिखाए हैं कि गॉसियन सरफेस बनने से पहले ये शीट कैसा दिखेगा आपको, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपको गॉसियन सरफेस कैसा बनाना है इस शीट के चारों तरफ या इस शीट के लिए, वो अगर आपको डायरेक्टली दिखाया जाए तो उसे समझने का कोई फायदा नहीं होता है। बच्चे जबरदस्ती ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने समझ में आ गया है, लेकिन समझ में आता भी नहीं है। और अगर जबरदस्ती आपने उसे याद कर लिया या माइंड में रख लिया कि चलो मैंने समझ लिया है ऐसा सोच के, तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा। तो आपको यह दिख गया है कि एक चार्ज इनफाइनाइट शीट जो कि थिन है बहुत, ये वर्ड भी याद रखें, थिन शीट है, ये बहुत पतली शीट, वो कैसी दिखती है और उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से दिखाई गई है। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉस थ्योरम अप्लाई करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी। तो ये आपके सामने पेश है उसी शीट का डायग्राम आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद उस शीट का डायग्राम आपके सामने कैसा है। अभी आपने शीट का डायग्राम देखा था बिना गॉसियन सरफेस के, और यहां पर भी मैंने अच्छी तरह समझ में आया जिससे बच्चों को, तो दो डायग्राम्स बनाए हैं। एक आपका वही टेक्निकली जो डायग्राम बनता है कंप्यूटराइज्ड, और एक हैंडमेड। अब इन डायग्राम्स में दोनों एक ही चीज के डायग्राम है, बट आप ये वाला डायग्राम क्योंकि एग्जाम में नहीं बना सकते, आप ऐसा बनाओगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पेपर पर पेन से कैसा डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये तो प्रिंटेड टाइप है, बुक्स में होता है या कंप्यूटराइज ही बन सकता है। तो ये आपका डायग्राम जो आप बनाओगे। अब दिखाते हैं क्या किया है। ये वही शीट है जो आपको दिख रही है, और इस शीट बहुत ही पतली शीट है, इसके ऊपर चार्ज है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो इस पूरी एंटायर शीट को किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इस शीट का एक छोटा पोर्शन, ये देख रहे हैं ये वाला, अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जहां मैं पेन से प्लस के साइंस बना रहा हूं, उतना सिर्फ पोर्शन हमने गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज किया है। पूरा शीट एनक्लोज न करके शीट का सिर्फ इतना सर्कुलर पोर्शन गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। ऐसे ही इसमें आपको वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर बनाया के दिखाया जाए तो सिर्फ इतना पोर्शन गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। जो यहां कहीं बना होगा ये यहां पर ज्यादा क्लियरली मेंशन और नोटिस किया जा सकता है कि शीट के दोनों तरफ इतना इतना सर्कुलर पोर्शन इस सिलेंडर ने बंद कर लिया है। देख रहे हैं ये 3D इमेज है, इसमें साफ दिख रहा है आपको कि पूरी शीट में से सिर्फ इतना पोर्शन सिलेंडर के दोनों हिस्सों ने, आधे आधे हिस्से ने दोनों तरफ से एनक्लोज कर लिया, और इसीलिए ये सिलेंडर
गॉसियन सरफेस है जिसने इतना चार्ज शीट का एनक्लोज करा है। अब पूरा चार्ज मैंने बोला था शीट का क्यू है तो आधा आधा दोनों तरफ आ गया होगा, लेकिन शीट इतनी बड़ी है कि टोटल चार्ज आप जैसे शीट का साइज नहीं बता सकते ऐसे टोटल चार्ज भी नहीं बता सकते। तो सिर्फ जितना पोर्शन रेड कलर से दिख रहा है आपको, उस चार्ज को आप जो उसने एनक्लोज किया है गॉसियन सरफेस ने, जो कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको दिख रहा है, उस चार्ज को आप क्यू बोल सकते हो। यानी क्यू इस पूरी शीट का चार्ज नहीं कंसीडर किया हमने, सिर्फ वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए ये एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशन से डिफरेंट है। अब ये गॉसियन सरफेस बनाने के बाद आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको यहां दिखाया गया है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ही Q पॉइंट पर भी होगी। दोनों तरफ चार्ज पहुंच गया है ऑटोमेटिकली, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब आपको इस सबसे पहले क्या करना होता था, इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना होता था, और वहां पर आप पहले एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन लेते थे और फिर उसका फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट करते थे। यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको सिर्फ गॉसियन सरफेस यानी सिलेंडर का फ्लक्स निकालने के लिए ये करने की जरूरत है। ये फ्लक्स मैंने लिखा है ट्वाइस E डॉट ए। अब इस E डॉट ए का मीनिंग क्या है और ट्वाइस क्यों आया है, ये दोनों रीजंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप समझ लें कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरो से शो की गई है अवे फ्रॉम द चार्ज, और वो P पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है वो शीट से R डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये जो A है ये इस पोर्शन का एरिया वेक्टर है, देखें जरा, जिस पर मैंने ग्रीन कलर का शेड किया है, इस पूरे सर्कुलर पोर्शन का एरिया वेक्टर A है। और उस एरिया वेक्टर A को हम एरो से अगर डिनोट करें तो वो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा। सही पॉइंट से बनाता हूं मैं। तो हमारा एरिया वेक्टर कहां पर आएगा, यहां पर, ये जो ग्रीन कलर का शेडेड पोर्शन है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अपर सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर इससे नॉर्मली आउटवर्ड आएगा, और उस एरिया वेक्टर को, पूरे सरफेस के एरिया को हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं। तो ये कैपिटल A क्या है, इस सर्कुलर फेस का एरिया, और डायरेक्शन कहां है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो जब आप इस शेडेड पोर्शन का फ्लक्स निकालेंगे तो वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यानी E डॉट ए, जो कि यहां लिखा है। तो सिर्फ इस E डॉट ए का मीनिंग है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। और जैसा शेडेड पोर्शन यहां पर है ऐसा ही एक और शेडेड पोर्शन यहां पर भी है, और उस शेडेड पोर्शन का जब आप एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो आएगा इस तरफ। ये भी ऊपर बन गया इसलिए हटा देता हूं मैं इसको। ओहो, दोबारा दिखाते हैं आपको। इस शेडेड पोर्शन का एरिया वेक्टर आपको यहां से बनाना है, ये एग्जैक्ट बना है, और इस एरिया को भी हम A से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और एरिया वेक्टर है तो सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड। यानी जब आप इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे
जो कि एक सिलेंडर दिख रहा है, तो इस सिलेंडर में आपको सिर्फ इन सर्कुलर फेसेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा, जो दो सर्कुलर फेसेस हैं। हम क्या करते हैं हर बार गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, जो भी गॉसियन सरफेस बनाते हैं उस पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। यहां हम ये काम डायरेक्टली कर रहे हैं। पिछले सारे डेरिवेशंस में हम पहले छोटा फ्लक्स फाइंड आउट करते थे, E डॉट ds करके, क्या करके, E डॉट ds करके, और फिर फ्लक्स निकालने के लिए पूरे सरफेस को, पूरे फ्लक्स को इंटीग्रेट करते थे। यहां हमने डायरेक्टली पूरे सरफेस को, सर्कुलर सरफेस को, एरिया को A ले लिया है, और इस वाले सर्कुलर फेस के एरिया को भी पूरे को A ले लिया है। और इस सर्कुलर फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, E डॉट A, और इस सर्कुलर फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा, E डॉट A। और हमारे पास क्योंकि दो सर्कुलर फेस हैं, इसलिए टोटल इस सिलेंडर का गॉसियन सरफेस जिसको बोल रहे हैं उसका फ्लक्स आएगा ट्वाइस E डॉट A। और अब बच्चों को एक बात नोटिस करवाएं, जिसका रीजन बच्चों को बताना है। पिछली बार भी ऐसा ही एक रीजन मैंने पूछा था, जिन्होंने ध्यान से देखा उन्होंने मुझे सही आंसर किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट। समझ गए होंगे वो कौन है बच्चे। उस केस में ये सिलेंडर एक वर्टिकल सिलेंडर बनाया गया था, एक वायर के अराउंड, वायर के चारों तरफ, और फिर हमने इस सिलेंडर का जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था तो हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था। उस केस में हमने इस सरफेस का और इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट किया ही नहीं था। रीजन पूछा था मैंने, बच्चों ने सही बताया था, जिसने ध्यान से पूरा चैप्टर देखा। तो यहाँ का रीजन भी बच्चे सही बिल्कुल बता सकते हैं, बता देंगे, मुझे मालूम है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल करेंगे, तो मैं कॉल पर बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है। लेकिन एक बार बच्चों को ट्राई करने के लिए दिया जा रहा है। यहां हम कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स नहीं लेंगे, यहां हम सिर्फ सर्कुलर कैप्स का फ्लक्स लेंगे। हम इस पूरे कर्व्ड सरफेस का, इस पूरे सरफेस का फ्लक्स कंसीडर ही नहीं कर रहे। जब आपसे कहा जाए ये पूरे सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तब आप सिर्फ सिलेंडर के इस वाले शेडेड पोर्शन और इस वाले शेडेड पोर्शन जो कि सर्कुलर कैप्स हैं उसका फ्लक्स निकाल लिए हो। कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स यहां हम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमारा फ्लक्स का आंसर क्या आया, E डॉट A का ट्वाइस। और E डॉट A क्या है, इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, और क्योंकि इस शेडेड सरफेस का फ्लक्स बोलना चाहिए, और क्योंकि दो शेडेड सरफेस है इसलिए ट्वाइस कर दिया। यहां दिखाई दिया मैंने लिखकर दोनों के फ्लक्स अलग अलग, और फिर ट्वाइस, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सिलेंडर। उसमें भी हमने कर्व्ड सरफेस को छोड़ दिया है। अब ये आपकी कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1, और फिर आप लिखोगे वही लाइन जो आप हमेशा लिखते आए हो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इसी सिलेंडर का फ्लक्स लिखा जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, ये Q चार्ज वो चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर एनक्लोज किया। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, इस शीट का साइज इनफाइनाइट है, ये कितनी बड़ी है पूरा साइज ही नहीं पता, तो इस पर कितना चार्ज फैला है वो भी पता नहीं चल पाएगा। आप सिर्फ उतना ही चार्ज कंसीडर करो जितना गॉसियन सरफेस यानी इस इमेजिनरी सिलेंडर ने, ये जो सिलेंडर बना है इसने अपने अंदर एनक्लोज किया है, उसको हमने कितना मान लिया था उस चार्ज को, Q। अब आपने वही कॉन्सेप्ट वही है कि पहले गॉसियन सरफेस बनाकर पुराने तरीके से उस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट किया, फिर आपने गॉस थ्योरम की हेल्प से उसी गॉसियन सरफेस का, उसी सिलेंडर का फ्लक्स मालूम किया, और हर बार की तरह ही आप फिर लिखते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इसलिए लिखते हैं कि दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में इसी सिलेंडर का फ्लक्स निकाला गया है दो अलग अलग तरीके से, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए।
तो हम इक्वेट कर देते हैं, ट्वाइस ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब पहले डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लें। आप पहले भी यहां पर भी सॉल्व कर सकते थे। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट को यहां बच्चों को सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा ई डॉट ए की वैल्यू इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए शेडेड पोर्शन का एरिया है, और दोनों ही डायरेक्शन सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होता है। दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से उनके बीच का एंगल जो थीटा है वो 0 डिग्री है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये बहुत बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, हर डेरिवेशन में किया है। तो cos थीटा की वैल्यू 0 एंगल होने की वजह से 1 हो गई, तो सिर्फ ई ए बचेगा, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट ई ए आएगा। तो अब आप ई डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट ई ए लिखोगे, साथ में ट्वाइस है तो आपको लिखना पड़ेगा ट्वाइस ई ए और साथ में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और फिर नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिख देता हूं, ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्यू और ट्वाइस ए को आप यहां पर ले जाओगे तो आप लिखोगे ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। और इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में कि किसी भी सरफेस पर जो चार्ज होता है अगर उसे उस सरफेस के एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो इसे चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जो कि सिग्मा से डिनोट की जाती है। आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं लेमडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये 3 सिंबल सिखाए गए थे। ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने से जस्ट पहले इसी चैप्टर में, वापस जाके देखें वो वाला लेक्चर जिसमें ये एप्लीकेशन शुरू किए थे हमने, उससे पहले मैंने बताया था कि ये 3 सिंबल्स इसमें काम आएंगे। लेमडा वाला काम आया था वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने में, यहाँ पर सिग्मा वाला काम आता है। तो आपके पास क्यू अपॉन ए की जगह सिग्मा लिखा जाता है और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहता है। अब आपके पास फाइनली वो फॉर्मूला बन चुका है जो आपको बहुत काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, खास तौर से कैपेसिटेंस पढ़ते समय, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी शीट जिस पर चार्ज होता है उसकी वजह से कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिग्मा जो कि शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस फॉर्मूले से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बच्चों को मिलता है। वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो शुरुआत से हुए हैं उनको वॉयलेट करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में एक स्पेशल चीज है नोटिस करने वाली, वो चीज भी बच्चों को नोटिस करनी है और बतानी है। इस लेक्चर में आपको 2 टास्क दे दिए गए हैं अब तक। पहला टास्क, हमने इस सिलेंडर का फ्लक्स फाइंड आउट करते समय सिर्फ सर्कुलर फेसेस जिन पर शेड किया है उन्हीं को क्यों कंसीडर किया, कर्व्ड सरफेस को कंसीडर क्यों नहीं किया। दूसरा टास्क, ये तो पहला टास्क हो गया आपका। दूसरा टास्क, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी अब तक जितनी चीजों की वजह से, आपने पॉइंट चार्ज की वजह से, सर्कुलर रिंग की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से, सॉलिड स्फेयर की वजह से, जितने भी डाइपोल की वजह से, मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, इन सारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है। वो सारे फॉर्मूले एक तरफ और ये एक फॉर्मूला एक तरफ। इस फॉर्मूले में ऐसी खास बात है एक जो उन सारे फॉर्मूलों से इसे अलग करती है। वो क्या खास बात है वो आपको सेकंड बात पता लगानी है और
जवाब देना है। लेकिन ऑप्शन है, अगर पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद भी कोई बच्चा ऑनेस्टली पूरी ट्राई करने के बाद भी नहीं खोज पाता है तो मुझे कांटेक्ट करके मुझे ज़रूर पूछें। ये टास्क मैं इसीलिए देता हूँ कि कौन बच्चे इसको बहुत केयरफुली वॉच करते हैं और कौन वॉच नहीं करते या कैजुअली करते हैं, उनका पता चल जाता है। जो बच्चे कुछ हैं अच्छे बच्चे जो हर लेक्चर को देखने के बाद उसमें दिया गया टास्क कंप्लीट करके या तो लिख कर मुझे फ़ोटो खींच कर भेजते हैं या फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आंसर देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है किसने केयरफुली देखा है और किसने नहीं देखा है। तो आज के टास्क बच्चों को समझ में आ गए, कर्व्ड सरफेस को क्यों नहीं लिया और इस फॉर्मूले में बाकी जितने मैंने एग्जाम्पल दिए उन फॉर्मूलों से क्या खास बात है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और यहां पर एक चीज है, इनफाइनाइट थिन शीट है। अब इसका एक स्पेशल केस बच्चों को जानना जरूरी है, वो स्पेशल केस भी दिखा देते हैं। उसके लिए मैं ये जगह थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं। स्पेशल केस ये क्या है इस एप्लीकेशन का कि अगर इफ द शीट इज थिक, अगर ये शीट बहुत पतली ना होके थोड़ी मोटी हो, यानी इसकी कुछ थिकनेस हो, थिकनेस मतलब यहां पर ऐसे, तो कुछ 3D में ये इफेक्ट ऐसे दिखेगा, ऐसे मोटी शीट है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो बस छोटा सा एक चेंज है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये शीट थिक हुई तो एक तरफ जो भी चार्ज आप इसको देंगे वो ऊज आउट होके दूसरी तरफ नहीं पहुंचेगा, उसमें से आधा। अब तक मैं क्या बोल रहा था, जितना भी चार्ज आपने उसको एक तरफ दिया है उसमें से हाफ दूसरी तरफ पहुंच जाता है, यानी दोनों तरफ का कुल मिला के चार्ज क्यू ही रहता है। यानी अगर आपने एक तरफ 50 कूलम चार्ज स्प्रेड कर दिया तो 25 दोनों तरफ आ जाएगा, तो टोटल फिर भी 50 रहेगा। लेकिन अगर ये शीट थिक हुई तो आप जो एक 50 कूलम चार्ज एक तरफ देंगे वो दूसरी तरफ यूज आउट होके उसका हाफ नहीं पहुंचेगा, आपको दोनों तरफ सेपरेटली 50 कूलम चार्ज स्प्रेड करना पड़ेगा अगर दोनों तरफ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ऐसे केस में जो चार्ज आपने पहले Q लिया है और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम में भी आपने यहां Q लिया है, वो टोटल चार्ज Q ना होके Q का डबल हो जाएगा। यानी इस पूरे डेरिवेशन में आपको दोबारा नहीं करना है, ये लिखना ऐसे ही है। जब अगर ये लिखने के लिए आ जाता है, इफ द शीट इज थिक देन द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज नॉट Q, इट इज 2Q, Q का डबल। और इस पूरे में अगर आप हर जगह Q का डबल कर दोगे तो पूरे में करने के बजाय हम लास्ट लाइन ये जो है इसमें E इज इक्वल टू Q के जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2Q डिवाइडेड बाय, बाकी सब कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आपने Q की जगह बस ट्वाइस Q रख दिया है क्योंकि थिक शीट पर डबल चार्ज होगा। और अब आप 2 से 2 यहां कैंसिल कर सकते हो और Q अपॉन A की जगह फिर से आप सिग्मा लिखोगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा थिक शीट के लिए, Q अपॉन A की जगह सिग्मा लिखने के बाद वो होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों फॉर्मूलों में मैं टिक मार्क लगा के दिखाता हूं आपको, एक ये और एक ये। इन दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस है 2 का। नीचे यहां 2 है और यहां 2 नहीं है,
यहाँ सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट है, यहाँ सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मूला है थिक शीट के लिए और ये फॉर्मूला है थिन शीट के लिए। यानी आप ऐसा कह सकते हो थिन शीट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हाफ है। देख रहे हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में 1/2 आ गया, यहां खाली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो आपको दोनों के बीच में रिलेशन भी पता चल गया है और दोनों को डिराइव कैसे करना है वो भी पता चल गया है, और जो टास्क है हमारे वो भी पता चल गए। अब इस एप्लीकेशन का एक लास्ट पोर्शन आपको करवाया जा रहा है, वो लास्ट पोर्शन भी आपको काफी यूजफुल रहेगा। इसी का एक तरह से सब एप्लीकेशन कह लीजिए, यानी इसी का पार्ट है। जैसे कि ये आपने अभी तक देखा कि फर्स्ट पार्ट ये था जिसमें थिन शीट थी, फिर आपने उसी का एक और वर्जन देखा कि शीट अगर थिन के बजाय थिक हो तो क्या होगा। ऐसे ही इसका एक और वर्जन भी है, वो भी आपको दिखाते हैं, बस वो चैप्टर फिर आखिरी बात है उसकी। तो ये आपके सामने अब पेश है उसी एप्लीकेशन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था, सिंगल शीट जो थिन शीट थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। उसी का सेकंड पार्ट था शीट थिन के बजाय क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपके पास एक शीट के बजाय दो शीट्स हैं और थिन ले लिया है हमने, थिक के लिए क्या करना है वो आपको पता ही है, लेकिन एक से बजाय दो शीट्स अगर हो जाती हैं तो पैरेलल शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस शीट का नाम रख देते हैं A और इस शीट का नाम रख देते हैं B, और वही थिन शीट है तो आपको एक ही तरफ चार्ज देना पड़ेगा, अपने आप चार्ज ऊज आउट होके दूसरी तरफ चला जाएगा। ये आपकी दो पैरेलल शीट्स रखी हैं एक दूसरे के आमने सामने। इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा A है और इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा B है, क्योंकि सिग्मा का ही तो सारा फॉर्मूले में यूज है। क्योंकि अभी आपको बताया कि थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होती है। तो यानी आपको जब तक शीट का सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया होता है वो अगर नहीं पता होगा तब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं दो शीट्स की वजह से। सबसे पहले तो जब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तब आपसे जगह पूछी जाती है भाई कहां फाइंड आउट करना है। तो मैं बोलता हूं यहां एक पॉइंट है, इसको नंबर 1 लिख देता हूं मैं। ये पॉइंट यहां कहीं पर भी ले लिया मैंने। फिर एक यहां पॉइंट ले लेता हूं, इसको नंबर 2 लिख देता हूं, और फिर एक यहां पॉइंट लिखता हूं जिसको नंबर 3 लिख देता हूं। अब इस पॉइंट पर ये जो आप देख रहे हो A, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज, और उसको हम EA बोलेंगे और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला कहां से आया वो तो ये है ही, बस पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ना होके सिग्मा A है तो सिग्मा की जगह पर सिग्मा A आ गया है, जस्ट टू मेंशन दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू शीट A।
और इसी पॉइंट पर इस वाली शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, और वो होगी कितनी, मैं अलग से बना देता हूं। लेट अस सपोज मैं थोड़े यहां पर बनाता हूं ऐसे, ये हल्का सा ऊपर नीचे मैंने इसलिए बनाया है जिससे दोनों अलग अलग दिख सकें, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। और क्या होगी EB की वैल्यू, वो होगी सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब A की वजह से आपने अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी है जो ये लिखी है, और B शीट की वजह से अलग, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं अवे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में या इस पॉइंट पर होगी सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सिंपल एडिशन कर देते हैं उन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी उधर ही आता है जिधर दोनों का डायरेक्शन है। तो ये आपने जो फर्स्ट पॉइंट लिया था यहां, उस पॉइंट पर दोनों प्लेट्स की वजह से कुल मिलाकर यानी नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई। उसके लिए हमने क्या किया, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग निकाली और उनका वेक्टर सम किया है। दिस इज नॉट द सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन यहाँ इसलिए हो गया है बिकॉज दीज टू वेक्टर्स E एंड EB आर इन सेम डायरेक्शन। मैंने हल्का सा ऊपर नीचे जानबूझकर बनाया है, ऐसा नहीं है ये एक के ऊपर एक आएंगे, बिल्कुल डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन अलग से दिखने की वजह से बच्चों के फायदे के लिए। अब आते हैं हम सेकेंड रीजन पर जिसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां लिख दूंगा। इस A वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी EA, वैल्यू तो यही रहेगी सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और B वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ रहेगी जो क्या कहलाएगी EB। वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होती है, किधर भी निकाल लो। लेकिन अब इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी EA माइनस EB, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाने की वजह से माइनस आ जाती है वो, या माइनस करना पड़ता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA माइनस EB होगी, और अब हमें फिलहाल तो पता नहीं है दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन अगर हमें ये सिग्मा और ये सब वैल्यूज गिवन होंगी तो हम जब पता लगा लेंगे E और EB में से किसका वैल्यू ज्यादा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा E उसका डायरेक्शन उस तरफ होगा जिसका वैल्यू ज्यादा है। और अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ये फर्स्ट पॉइंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई पूरी यहाँ नीचे, ये सेकेंड पॉइंट वाली आ गई। थर्ड पॉइंट पर यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है A शीट की वजह से, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी B शीट की वजह से। ये भी मैंने दोनों ऊपर नीचे बनाया हल्का सा दिखने के लिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव अवे, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी, और फॉर्मूला भी वही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से EA प्लस EB आएगा, और वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा A भी लिख देंगे सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है, इन बिटवीन एक पॉइंट है, और यहां एक पॉइंट है। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, कैसे करनी है वो आपको सिखा दिया गया।
अब ये सब कुछ सीखने के बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैं ये चैप्टर फिनिश करने से पहले बच्चों को दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपको याद रखना है बहुत आगे तक, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने तक और करंट इलेक्ट्रिसिटी तक भी। इसीलिए न्यूमेरिकल यहां पर दिया जा रहा है चैप्टर के थ्योरी के क्लास में ही, जिससे आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर एक बार मेरे साथ डिस्कस कर लें, मुझे भेज दें। एक तो वो थ्योरेटिकल टास्क आपको दे दिया है इस लेक्चर में, और यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं क्या है, इसका आंसर आप मुझे भेजोगे। तो ये है वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको यहां पर विद डायग्राम ओरली बता देता हूं, इसका आंसर सॉल्व करके आप मुझे भेजेंगे। ये आपको वैसी ही दो पैरेलल शीट्स दी गई हैं, ठीक है जी। बस आपके क्वेश्चन में जो अभी केस समझाया उससे क्या डिफरेंस है वो ये कि ए शीट पर प्लस चार्ज है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बी शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, और सिग्मा मैंने अभी क्या बताया, सिग्मा होता है क्यू बाई ए, यानी यहां दोनों का सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है वैल्यू में, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे पिछले अभी जो केस अब मैंने आपको समझाया थ्योरी का, उसमें एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए और सिग्मा बी थी, यानी उनके वैल्यूज अलग अलग थे। यहाँ वैल्यूज अलग अलग नहीं है, बस एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और एक की नेगेटिव है, यानी एक पर जितना पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है, इतना डिफरेंस है बस। वैल्यू दोनों की सेम है, साइन दोनों का ऑपोजिट है, और आपको वही काम करना है जो मैंने आपको कर कर दिखाया। आपको यहां पर दोनों शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पर, या यूं कहें इस रीजन में, और यहां पर फाइंड आउट करनी है, और यहां पर फाइंड आउट करनी है। इसको आप E1 बोल देना, जो दोनों की वजह से नेट आएगी। EA और EB तो दोनों की वजह से यहां पर आएगी, उसी का नेट यानी रिजल्टेंट निकालोगे। इसको आप E2 बोल देना और इसको आप E3 बोल देना। आपको E1, E2 और E3 का वैल्यू बताना है। सिचुएशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। लैंग्वेज में अगर ये क्वेश्चन लिखा हो तो देयर आर टू पैरेलल शीट्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, therefore the surface charge densities of both the sheets are equal but opposite. You have to calculate the electric field intensity at a point on the extreme left, another point in between the plates, and the third point which is on extreme right of the plates. So इस लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन होता है, मैंने आपको उसका आसान लैंग्वेज में भी समझा दिया है। ये आंसर्स मुझे नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले बच्चे सेंड करें as soon as possible या as soon as you watch this lecture। तो आज के हमारे क्लास लेक्चर के हिसाब से आपका थर्ड चैप्टर गॉस थ्योरम कंप्लीट होता है थ्योरेटिकली। ये जो सवाल इस लेक्चर में पूछे गए हैं उनके जवाब तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप या कॉल करके बता सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ भी सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा जिसको आप पूरे गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर फिनिश हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स वाले पेपर में प्रॉब्लम वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का पेपर सेंड किया था, उसमें प्रॉब्लम में कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस के डाउट्स थे। मैं अगला लेक्चर पहले उन डाउट्स के लिए बनाऊंगा जो मेरे पास आ चुके हैं, जिन बच्चों ने भी, सारे बच्चों ने नहीं भेजे हैं, कुछ ने भेजे हैं, तो वो मैं डाउट्स के लिए बनाऊंगा, और वो डाउट्स के लिए आपका अगला वीडियो होगा नेक्स्ट। उसके नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डाउट्स की क्लास के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उससे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जब तक आपको वो कहें जो ऐसा कि सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।